हेलो एवरीवन, मैं मुकीम अंसारी फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं समास किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं तथा मैट्रिक के साथ इंटर एग्जाम में समास से रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं समास किसे कहते हैं। तो आप आसान भाषा में जानेंगे कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। जिस प्रकार से संधि आपने याद किया होगा कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं, और दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो नया पद बनता है ना, उसे ही समास कहते हैं। उम्मीद है आपको समास किसे कहते हैं याद हो गया होगा। तो आइए जान लेते हैं समास के कुल कितने प्रकार होते हैं तथा उनके क्या क्या नाम होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं समास के कुल 6 प्रकार होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन प्रकार होते हैं यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं। पहला प्रकार होते हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, और छठा होता है बहुव्रीहि समास। तो आइए बारी बारी से सभी समासों का डिफिनीशन जानते हैं और सभी से दो चार उदाहरण भी हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अव्ययी भाव समास के बारे में कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो जिस समास में प्रथम पद अव्यय तथा प्रधान होता है उससे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब इसको याद करने का आसान ट्रिक होता है, प्रथम पद मुख्यतः छोटा होता है और प्रधान होता है। अगर इतना चीज़ आपको याद नहीं रह रहा है तो केवल इतना याद कर लीजिए कि जिस समासिक शब्द का पहला पद अव्यय हो उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं उदाहरण नंबर 1 में दिया गया यथासंभव। यथासंभव को हम लोग कैसे बोल सकते हैं, यथा प्लस संभव। इसका जो पहला पद है वो छोटा है तथा प्रधान है। प्रतिदिन को बोल सकते हैं प्रति जोड़ दिन। प्रतिकूल को बोल सकते हैं प्रति जोड़ कुल। आजन्म को बोल सकते हैं आ जोड़ जन्म। उसके साथ साथ यहाँ पे है प्रतिमास, आजीवन, यथाविधि, प्रतिदिन। ये जितने भी उदाहरण आप सभी देख पा रहे हैं ये सभी उदाहरण अव्ययी भाव समास के प्रमुख उदाहरणों में से एक है। अब यहाँ पे एक नोट में इम्पोर्टेंट जानकारी ले लीजिए कि एक ही शब्द बार बार आने पर भी अव्ययी भाव समास होता है। कोई ऐसा वर्ड है जो बार बार यानी दोबारा उसको रिपीट किया गया है तो समझ लीजिए कि वो अव्ययी भाव समास होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हाथों हाथ को देख लीजिए। अब हाथों हाथ, ये जो हाथ वाला जो शब्द है इसको 2 बार रिपीट किया गया है तो ये अव्ययी भाव समास होगा। दिनों दिन, रातों रात, ये जितने भी शब्द आएंगे सब कौन समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। उसके बाद में हम लोग जानते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास तो काफ़ी सिंपल होता है। तो याद रखिएगा कि जिस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है वैसा समासिक शब्द हो यानी कोई भी ऐसा शब्द हो जिसका दूसरा पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो, अर्थात कारक चिन्ह लोप हो, छिपा हो, उस वहाँ पे जो शब्द होता है वो तत्पुरुष समास का शब्द होता है। इसका आसान ट्रिक ये होता है कि इसका दूसरा पद मुख्यतः छोटा तथा प्रधान होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। पहला उदाहरण नंबर 1 को देखते हैं, राजपुत्र। कैसे बनाएंगे, राजा का पुत्र, इसका दूसरा पद प्रधान होता है। उसके बाद में सूर्योदय हो गया, हस्तलिखित हो गया, चरित्र चित्रण हो गया, पदच्युत हो गया, भूदान, पर्वतारोहण हो गया, राजकुमार हो गया, यश प्राप्त। ये जितने भी उदाहरण आप सभी देख पा रहे हैं ये सभी उदाहरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तत्पुरुष समास के दोस्तों भी इसके भी 6 प्रकार होते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कारक के कुल 8 भेद होते हैं। और कोई ऐसा, देखिए आसान ट्रिक है, हम आप सभी को बता रहे हैं। कोई ऐसा शब्द आपको देखने को मिले जिसको अगर आप विग्रह कर रहे हैं तो कारक के 8 विभक्तियों में से कोई भी ऐसा चिन्ह है जिसका उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं विग्रह करने के लिए, तो समझ लीजिए कि वो जो है तत्पुरुष समास होगा। अब तत्पुरुष समास में से भी कौन समास होगा, तो पहला होता है कर्म तत्पुरुष। इसका जो होता है सांकेतिक चिन्ह वो को होता है, इसमें को का लोप होता है।
करण से होता है, इसके से द्वारा का लोप होता है। संप्रदान में के लिए का लोप होता है, आपादान से अलग होने का लोप होता है। संबंध कागे की नाने नी गागे की रारेरी का लोप होता है। अधिकरण में पै पर का लोप होता है। तो इसको अगर याद रखने के लिए आपको अगर याद नहीं होता है तो केवल ये याद कर लीजिए कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध काके की अधिकरण में पै पर, ये जितने भी यहाँ पे चिन्ह देख पा रहे हैं, कोई ऐसा आपको शब्द मिले जिनमें इन चिन्हों का उपयोग किया गया हो तो समझ लीजिए कि वो जो जितने भी समास है वो सब समास कौन समास के उदाहरण होंगे, तो तत्पुरुष समास के उदाहरण होंगे। उसके बाद में आइए हम लोग जान लेते हैं कर्मधारय समास के बारे में। तो दोस्तों कर्मधारय समास काफ़ी सिंपल होता है। जिस समास के प्रथम पद विशेषण अथवा द्वितीय पद विशेष हो, यानी जिस समासिक शब्द का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। इसका आसान ट्रिक ये याद रखना होगा कि इसका पहला पद विशेषण होता है, ये चीज़ आपको मालूम हो गया, और दूसरा जो पद होता है वो विशेष होता है जो दूसरे पद की तुलना में होती है। उसके बाद में इसका जब हम लोग विग्रह करते हैं ना, तो विग्रह करने पर मध्य में अर्थात बीच में है जो या के समान नामक दो शब्दों का यूज किया जाता है। वैसे सभी शब्दों को हम लोग कौन समास कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं कर्मधारय समास का प्रमुख उदाहरण है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नीलांबर को देख लीजिए। नीलांबर को जब आप विग्रह कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, नीला है जो अंबर, तो देख लीजिए है जो यहाँ पे आ गया ना, तो ये कौन समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया। उसके बाद में चरण कमल है। चरण कमल के मतलब कि चरण के समान कमल के समान चरण, तो यहाँ पे के समान आ गया है। मृग नयन यानी मृग के नयनों के समान नयन। महापुरुष महान है जो पुरुष, तो ये सभी जो यहाँ पे उदाहरण देख पा रहे हैं ये सभी कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। और इसके बाद में अगला जो समास है वो काफ़ी सिंपल है, जिसका नाम है द्विगु समास। देख लीजिए, इसके लिए आसान ट्रिक ये याद रखना होगा कि जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो, कोई ऐसा शब्द है जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक मतलब संख्या, गिनती या उसकी गणना की जा सकती है, वैसे सभी शब्दों में कौन समास होता है, तो द्विगु समास होता है। अब यहाँ पे आपको ट्रिक ये याद रखना होगा कि संख्या, गिनती, गणना वाली जितने भी शब्द आएगी वो सभी कौन समास होगा, तो द्विगु समास का उदाहरण होगा। ये हम यहाँ पे कुछ उदाहरण भी आप सभी को बता दे रहे हैं। पहला उदाहरण में दिया गया पंच रत्न। देखिए पंच का मतलब होता है कि 5 रत्नों का समूह, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि 5 रत्नों का समाहार, 5 रत्नों का संगम। चौराहा को कैसे बोल सकते हैं, जहाँ 4 रास्ते मिलते हों, यानी 4 राहों का समूह, 4 रास्तों का संगम, 4 रास्तों का समाहार, ऐसे भी बोल सकते हैं। नवग्रह को बोलते हैं 9 ग्रहों का समूह। त्रिकोण को बोलते हैं 3 कोणों का समूह। सप्ताह को बोलते हैं 7 दिनों का समूह। तिरंगा को बोलते हैं 3 रंगों का समूह। तो यहाँ पे आप जितने भी उदाहरण देख पा रहे हैं सब चीज़ में तो एक चीज़ कॉमन आ रही है कि इसमें कोई ना कोई जो शब्द है पहला वर्ड कोई ना कोई संख्या से ही आ रही। देखिए यहाँ पे 5 आया है, 4, 9, 3, 7, 3, 4, 3, ये जितने भी शब्द है जो संख्या शब्द आ रहे हैं, तो आसान भाषा में याद रखिएगा कि जिस समासिक शब्द का पहला पद जो हो संख्यावाचक हो, यानी उसको विग्रह करने पे संख्या यानी गिनती वाली शब्द आती हो, तो समझ लीजिए कि दी गई शब्द जो है वो द्विगु समास के उदाहरणों में से एक है। उसके बाद में अगला जो समास हम आप सभी को बताने जा रहे हैं ये काफ़ी ही सिंपल है तथा काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। मैट्रिक एग्जाम में ऐसे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं कि सुख दुख में कौन समास है, लोटा डोरी में कौन समास है। तो यहाँ पे जान लीजिए कि द्वंद्व समास यानी जिस समास के दोनों पद प्रधान होती हैं, कोई ऐसा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होती हैं ना, तथा दोनों के बीच में शब्द और शब्द का यूज होता है, यानी लोप किया जाता है, उसको छिपा रहता है, उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। अब इसको ठीक से कैसे याद कीजिएगा, तो दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम होते हैं। कोई ऐसा शब्द मिले जो एक दूसरे का विलोम हो यानी उल्टा हो, तो उसे बोलेंगे कि ये द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं दिया गया उदाहरण नंबर 1 में कि जय पराजय, तो जय का उल्टा पराजय होता है, ये विलोम शब्द है, तो ये किस समास के उदाहरण हो गए, तो ये द्वंद्व समास के उदाहरण हो गए हैं। उसके बाद में यहाँ पे दिया गया सुख दुख, इसे आप ऐसे बोल सकते हैं सुख और दुख, यहाँ पे दोनों पद प्रधान हैं, तो ये हो जाएंगे द्वंद्व समास के प्रमुख उदाहरण।
उसके बाद में यहाँ पे आय और व्यय है, और आज सभी को मालूम होगा कि आय का उल्टा अर्थात आय का उल्टा व्यय होता है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आय व्यय एक दूसरे का विपरीत है, दोनों पद प्रधान हैं, तो इससे हम लोग बोलेंगे कि ये द्वंद्व समास है। इस प्रकार से यहाँ पे ढेरों सारे उदाहरण आप सभी देख सकते हैं। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल एप्लीकेशन का हम लिंक दे देंगे, जिसका नाम है मैथ इन मैजिक टिप्स। चाहे तो आप प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं मैथ इन मैजिक टिप्स, और उसको डाउनलोड करके सभी सेट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग जान लेते हैं बहुब्रीहि समास के बारे में कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। आसान भाषा में जान लीजिए कि जिस समासिक शब्द का कोई भी पद प्रधान नहीं हो, कोई ऐसा समासिक शब्द मिले आपको जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है और इसका दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद यानी किसी तीसरे पद की ओर संकेत देता है। यानी कोई ऐसा आपको शब्द मिले जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं हो और दोनों शब्द मिलकर वह जो शब्द है किसी तीसरे पद की ओर संकेत दे रही है, किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा कर रही है, तो समझ लीजिए कि वो बहुब्रीहि समास होगा। अब इसको क्या कीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक से याद कैसे कीजिएगा, तो इसको विग्रह करने पर तीसरा अर्थ बनता है। कोई ऐसा शब्द है जिसको विग्रह कर रहे हैं तो कोई तीसरा शब्द बन रहा है, तो समझ लीजिए कि वो बहुब्रीहि समास है। अब यहाँ पे उदाहरण नंबर 1 में दिया गया चक्रपाणी। तो चक्र यहाँ पे जो दिया गया दोस्तों चक्रपाणी, ऐसे हम लोग लिखेंगे चक्रपाणी। तो चक्रपाणी को हम लोग क्या करेंगे, चक्र को यहाँ पे लिख लेंगे चक्र और पाणी को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे पाणी। और उसके बाद में आप सभी को मालूम होगा कि चक्र का मतलब चक्र और पाणी का मतलब हाथ होता है, जिसको हम लोग आसान भाषा में बोल सकते हैं जिसके हाथ में चक्र हो। और किसके हाथ में चक्र है, तो वो विष्णु के ओर, विष्णु भगवान के हाथ में चक्र है। तो यहाँ पे देख लीजिए एक शब्द था 2 भागों में टूट गया और तीसरे शब्द का निर्माण कर दिया। तो इस प्रकार से इसका दोनों पद कोई भी प्रधान नहीं था, इसका दोनों पद मिलकर किसी अन्य शब्दों की ओर संकेत कर रहा था, यानी विष्णु को ओर तीसरा अर्थ की ओर संकेत दे रहा था। तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। उसी प्रकार से चतुर्भुज को देखिएगा ना, तो आप कैसे बोलिएगा, 4 है भुजा जिनके, अर्थात 4 भुजा किसके हैं, तो विष्णु के हैं। तो यहाँ पे ये भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चतुरानन को देख लीजिए, 4 है आनंद जिसके, 4 आनंद किसके हैं, ब्रह्मा जी के हैं। चंद्रशेखर को देख लीजिए, चांद है शिखर पर जिनके, अर्थात शिव हो जाएगा। दशानन 10 है आनंद जिसके, अर्थात रामन। लंबोदर कैसे बोलते हैं, तो उदर का मतलब पेट होता है, और लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, अर्थात जिसका लंबा पेट है। तो लंबा पेट गणेश जी का है। अदर क्वेश्चन का सही जवाब गणेश जी होगा। कौन समास का उदाहरण, तो बहुब्रीहि समास का। तो इस प्रकार से यहाँ पे ढेरों सारे, देखिए यहाँ पे नीलकंठ दिया गया है, यानी नीला है कंठ जिसका, नीला कंठ किसका है, तो शंकर जी का है। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं 1 से लेकर 6 सभी 6 समास के अलावा एक और समास होते हैं जिसको काउंटिंग में तो नहीं किया जाता है, लेकिन उसको ज़रूर स्टडी किया जाता है, जिसका नाम पड़ता है नय्य समास। याद रखिएगा, नय्य समास। अब ये नय्य समास किसे कहते हैं, तो जिस समासिक शब्द का पहला पद जो होता है वो नकारात्मक अर्थ की ओर संकेत करता है, उसे हम लोग नय्य समास कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अमर को देख लीजिए, अमर को कैसे बोलेंगे, नहीं मरने वाला। अनपढ़ को देख लीजिए, अनपढ़, ये क्या होगा, अनपढ़ में कौन समास है, तो नय्य समास होगा। आसान ट्रिक के साथ याद रखिए कि जिस समासिक शब्द को जब विग्रह कर रहे हैं तो उसमें नहीं शब्द आ रहा है, अर्थात नकारात्मक अर्थ आ रहा है, तो समझ लीजिएगा कि दी गई जो शब्द है ना, ये नय्य समास का उदाहरण है। तो यहाँ पे हम लोग सभी समासों को देख चुके हैं। अब यहाँ पे देखने जा रहे हैं समास के विग्रह से संबंधित परीक्षा में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल मिला है कि सुख दुख में कौन सा समास है। उम्मीद है आप सभी को मालूम हो ही गया होगा। यहाँ पे देख लीजिए, सुख का उल्टा दुख होता है, इसका विलोम है, और सुख दुख में दोनों पद प्रधान है। तो जिस समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान हो उसे हम लोग क्या बताए हैं, द्वंद्व समास बताए हैं ना। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में है कि आय और व्यय में कौन सा समास होता है। देखिए यहाँ पे जो शब्द है आय व्यय, आय व्यय का मतलब आय का उल्टा व्यय होता है, व्यय का उल्टा आय होता है। इसमें दोनों पद प्रधान है, तो ये भी हो जाएगा द्विगु समास। उसके बाद में अगला जो सवाल है, प्रतिदिन में कौन सा समास है। देख लीजिए, प्रतिदिन को कैसे बोलते हैं, प्रत्येक दिन। इसका पहला पद अव्यय है, तो इसलिए हो जाएगा अव्ययी भाव समास।
उसके बाद में है कि नीलांबर में कौन सा समास है। तो दोस्तों नीलांबर का मतलब ही होता है कि नीला है अंबर या नीला है जो अंबर, तो ये भी हो जाएगा कर्मधारय समास, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिन भी स्टूडेंट को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही जितने भी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आप सभी को अगर समास समझ में आ ही गया होगा तो क्वेश्चन को देखते यार अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। तो सवाल है कि महापुरुष में कौन सा समास है। महापुरुष में कौन समास है। तो महापुरुष को बोल सकते हैं कि महान है जो पुरुष, ठीक है, महान है जो पुरुष। बता दिए आसान सा ट्रिक में कि है जो या जिसके समान, ये चीज़ जिसमें लगा रहता है उसको हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। तो महापुरुष में कौन समास होगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला सवाल है चौराहा में कौन सा समास है। तो देख लीजिए चौराहा को मतलब चार राहों का समूह, यहाँ पे संख्या 4 आ गई है इसलिए इसका पहला पद संख्यावाचक बन रहा है जिसे हम लोग द्विगु समास कहेंगे। उसके बाद में है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है। तो चतुर्भुज का मतलब ही होता है कि 4 भुजाओं के समूह, यानी 4 भुजाओं का समाहार, 4 भुजा का संगम। यहाँ पे 4 आ गया है जिसके कारण ये द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है लंबोदर में कौन समास है। दोस्तों लंबोदर को हम लोग कैसे बोल सकते हैं, लंबा है उधर जिसका। तो लंबा है उधर जिसका, यहाँ पे कोई भी पद प्रधान नहीं हो गया है। और लंबा है उधर जिसका जैसे बोल रहे हैं तो हमारा जो सांकेतिक चिन्ह है वो गणेश जी के पास चला जा रहा है, तो इसीलिए जो हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा बहुब्रीहि समास। अगला सवाल है चंद्रशेखर में कौन सा समास है। चंद्रशेखर का मतलब ही होता है कि जिसके शिखर पर चंद्र हो अर्थात चंद्रमा हो उसको हम लोग बोलेंगे चंद्रशेखर है, जिसमें होता है द्वंद्व समास नहीं बल्कि बहुब्रीहि समास होता है। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 10 में कि राजकुमार में कौन सा समास है। तो है दोस्तों राजकुमार का मतलब कि राजकुमार, राजा का कुमार, तो क्या होगा यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। अच्छा कर्मधारय समास तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए। कितने स्टूडेंट को लगता है कर्मधारय समास होगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगला सवाल काफ़ी मज़ेदार है, राम कृष्ण में कौन सा समास है। देख लीजिए राम कृष्ण का मतलब कि राम का उल्टा कृष्ण होता है, कृष्ण का उल्टा तो राम होता है। यहाँ पे दोनों पद भी प्रधान है तो क्या होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए दशानन में कौन सा समास है। तो दशानन को कैसे बोलिएगा, 10 है आनंद जिसके या 10 है जिसके आनंद। तो 10 है आनंद जैसे बोलेंगे तो हमारा संकेत किधर जाएगा, रामन के पास जाएगा ना। तो जिस समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान ना हो किंतु दोनों पद किसी अन्य पद की ओर संकेत कर रही है तो समझ लीजिए कि दी गई शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरणों में से एक है। तो क्वेश्चनों का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए गए सभी का आंसर की यहाँ पे बना दिए गए हैं। पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसी में इस पीडीएफ को हम फ्री में वहाँ पे डाउनलोड करने के लिए लिंक दे देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।